आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राम मंदिर के चढ़ाव में जो चोरी हुई थी उसके बारे में एसआईटी के हाथ पापियों की गर्दन तक पहुंच गए हैं। एक एक खबर जो मैंने आपको बताई थी वो आज कंफर्म हो गई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने मान लिया कि चढ़ावे में चोरी तो हुई, पाप तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये महापाप करने वाले बचेंगे नहीं, योगी और मोदी किसी को छोड़ेंगे नहीं। जांच में सारी हकीकत सामने आएगी, चोर भी पकड़े जाएंगे और दोबारा ऐसा न हो इसके इंतजाम भी किए जाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चिंता इस बात की है कि अब तक ये समझ में नहीं आया कि यह गोरख धंधा कब से चल रहा था। चोरी सिर्फ चढ़ावे की रकम में हुई या फिर दान में जो सोना चांदी आया उस पर भी हाथ साफ किया गया। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चंपत राय की निष्ठा पर किसी को शक नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में चूक तो हुई है। अब एसआईटी जांच कर रही है, व्यवस्था की सारी खामियां भी सामने आ जाएंगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत सारी बातें खुलकर कही, कुछ बातें इशारों में कही, और उन्होंने जो इशारों में कहा उसकी डिटेल मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है, क्या क्या पता लगा, किस किस से पूछताछ हुई, कितने की चोरी हुई, राम मंदिर ट्रस्ट के पास कितना पैसा है, कहां कहां खर्च हुआ, आमदनी और खर्चे में कहां कितने का फर्क नजर आया। अब शक की सुई किस किस के ऊपर है ये सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं नृपेंद्र मिश्रा की बात। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी की चर्चा 2 हफ्ते से हो रही है। एसआईटी की जांच शुरू हुए भी 4 दिन हो गए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से 2 बार पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव से भी कई राउंड की पूछताछ हुई है। राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा भी आज अयोध्या लौट आए। अब उनसे भी पूछताछ होगी, क्योंकि अनिल मिश्रा ही राम मंदिर के फाइनेंस से जुड़े सारे मामले देखते हैं। ट्रस्ट के जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी जी महाराज, वो ज्यादातर प्रवास पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को दे रखी है। एक और महत्वपूर्ण बात आज पता चली, राम मंदिर का एक कर्मचारी था महिपाल ने चढ़ावे में चोरी की शिकायत सबसे पहले अनिल मिश्रा से की थी, लेकिन शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय उन्होंने महिपाल को ही नौकरी से निकाल दिया। इसलिए अब अनिल मिश्रा से पूछा जाएगा, जब शिकायत मिल चुकी थी, मामले का पता लग चुका था, तो उन्होंने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, शिकायत क्यों नहीं की। एसआईटी अब तक चढ़ावे की काउंटिंग और उसे बैंक में जमा कराने के प्रोसेस में लगे 42 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। लोग पूछ रहे हैं कि छोटे मोटे मामलों में पुलिस तुरंत केस दर्ज कराती है, लेकिन इतने बड़े मामले में अब तक केस फाइल क्यों नहीं हुआ। क्या किसी ने मामले को दबाने की कोशिश की है? क्या एसआईटी की जांच सिर्फ लीपापोती के लिए है? यह सवाल आज इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से पूछा। नृपेंद्र जी ने कहा कि ट्रस्ट चाहता तो एफआईआर करवा सकता था, क्यों नहीं करवाई ये तो ट्रस्ट के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि एसआईटी जांच की रिपोर्ट आएगी, सारी चीजें साफ होंगी और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज होगी और एक्शन भी होगा। देखिए, लीपापोती तो असंभव है। जब कुछ तथ्य आ गए सामने, सीसीटीवी में दिखे, तो फिर यह ट्रस्ट कभी प्रयास नहीं करेगा कि हम इसको दबा दें। लेकिन किस दिशा में जाएं, इस पर ट्रस्ट का निर्णय आवश्यक है और जनरल सेक्रेटरी साहब निर्णय लेंगे। वह यह था
कि सरकार से एसआईटी के लिए अनुरोध करें या पहले एक तकनीकी एफआईआर लिखा दें जो स्पष्टता, कोई उसमें स्पेसिफिक तो दोषारोपण नहीं होगा, लेकिन एक पूरी व्यवस्था का संकेत करते हुए वो लिखना होगा। जो लोग इस विषय पर विचार कर रहे थे, उनका इस प्रकार का इस दिशा में चल रहे थे कि अगर हम एसआईटी बना देंगे और इसका अनुरोध आता है ट्रस्ट से, तो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, एसआईटी को यह अधिकार है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को एफआईआर में कन्वर्ट कर ले, कॉग्निजेंस लेकर के। कदाचित यह विचार रहा होगा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ तथ्य बड़े साफ साफ आएंगे, इसलिए ऐसा एफआईआर अधिक प्रभावी होगा, इसकी बजाय कि एक शॉट इन द डार्क हो। तो इस दिशा में विचार हुआ। अब हर स्तर पे किसकी क्या राय थी वह माने इसलिए नहीं रखती कि जो कार्य हो रहा है वही मान के चलना चाहिए कि सभी लोग जिम्मेदार हैं। ये बात तो सही है कि राम मंदिर में कुल 40 दान पात्र रखे गए हैं, 800 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जहां काउंटिंग होती है वो जगह भी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, इसलिए अब एसआईटी सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। लेकिन सवाल यह कि सीसीटीवी से चोर तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन चोरी कितने की हुई ये पता लगाना मुश्किल है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि ये सारी बातें तो बात की हैं, अभी तो यही नहीं पता कि यह सब कब से चल रहा था, कितना चढ़ावा आया, कितना चोरी हुआ, इसका भी अभी तक तो कोई अंदाजा नहीं है। मैंने यह जानकारी अलग से की कि मासिक धनराशि पिछले 3 वर्षों में कितनी आई, मासिक धनराशि। वो अलग अलग आंकड़े हैं, कभी 10 करोड़ आई, 10 करोड़ से भी अधिक आई, और कभी 4 करोड़ आया। कारण आप जानते हैं, मुझे आपको नहीं बताना है, कुछ ऐसे अवसर होते हैं, रामनवमी है, प्रयागराज का कुंभ है, जब एक अनुमान से भी कहीं ज़्यादा भीड़ और श्रद्धालु आए थे। प्रारंभ में डोनेशन भी बहुत अच्छी धनराशि मिली थी। इस जो ये आंकड़े थे, इनको मैंने मोटा मोटी श्रद्धालुओं के उस मास की संख्या से एक इक्वेशन ड्रा करने की कोशिश की कि क्या हम कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा संकेत तो मिलता है कि धनराशि का एक इक्वेशन है और उसकी भविष्य में अवश्य, मुझे पूरा विश्वास है कि एसआईटी के लोग ये संस्तुति करेंगे कि यह बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि प्रतिदिन कितने आए श्रद्धालु और प्रतिदिन कितना दान आया, यह बाकायदा वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की शंका नहीं हो। तो ये तो खैर अब एसआईटी भविष्य में क्या होगा निगरानी करें, लेकिन हल्के फुल्के संदेह, कठिनाई क्या है वह है यह कैसे अनुमान लगाया जाए कि यह कब से ये चल रहा है। उसे एसआईटी के लोग देख रहे हैं, विस्तार से देख रहे हैं, इसलिए मेरा उस पर कोई टिप्पणी इस समय मैं करने की स्थिति में नहीं हूं। नृपेंद्र मिश्रा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी डिटेल्स मेरे पास में है। इन फिगर्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा। राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग इसी साल 21 मार्च को हुई थी। इस मीटिंग में पिछले साल के चढ़ावे और खर्चे का ब्यौरा रखा गया था। ट्रस्ट के मेंबर्स को बताया गया कि 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रस्ट को कुल
83 करोड़ का दान मिला। इनमें से 55 करोड़ रुपए दान पात्र में आए, 18 करोड़ रुपए काउंटर पर पर्ची कटवाकर भक्तों ने दिए, 8 करोड़ का ऑनलाइन चढ़ावा आया, 2 करोड़ अन्य तरीकों से मिले, जबकि विदेशों से 78 लाख की राशि मिली। इस तरह कुल मिलाकर 83 करोड़ रुपए का दान मिला। इस मीटिंग में यह भी बताया गया था कि इन 11 महीनों में कुल 16 करोड़ भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अब यहां शक हुआ, सवाल उठा, क्या 16 करोड़ भक्तों ने सिर्फ 83 करोड़ का चढ़ावा दिया? क्या हर भक्त ने ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 रुपए चढ़ाए? ऐसा कैसे हो सकता है? नृपेंद्र मिश्रा इसी तरफ इशारा कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात बताई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चढ़ावे की रकम में चोरी का तो खुलासा हो गया, लेकिन चढ़ावे में तो सोने चांदी के गहने और रत्न भी आते हैं, हीरे जवाहरात आते हैं। दान पात्र में जो सोना चांदी आता है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, और दान पेटी वही लोग खोलते हैं जिन पर चढ़ावे में चोरी का शक है। इसलिए हो सकता है कि सोने चांदी की, जेवरात की चोरी भी हुई हो। बहुमूल्य धातु की भी इस एसआईटी से जांच होगी, बहुत माइन्यूटली शायद वो जांच करेंगे। ये जरूर मुझे पता लगा कि दान पात्र में, दान पात्री तो होता है जी, कुछ दर्शनार्थी श्रद्धालु भावनात्मक एक तरीके से प्रेरित होकर अपनी अंगूठी निकाली, उन्होंने उस दान पात्र में डाल दिया। कान की बूंदे हैं, दान पात्र में डाल दिया। सोने की चूड़ियां हैं, दान पात्र में डाल दिया। अब इसका रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने रसीद भी नहीं ली और उन्होंने यह भी नहीं लिया कितने कैरेट का है। अब जब दान पात्र उल्टा जाएगा और यही लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं वही उसको भी देखेंगे, तो एक चुनौती उत्पन्न होती है। जो दान की दान काउंटर पे मिला है, रसीद लिया है लोगों ने आभूषण को दे करके, वो तो एक सीमा तक उसको हम आश्वस्त हो सकेंगे। यदि व्यवस्था में वहां पे भी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन यह जो कठिनाई है ये इस काउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सोने चांदी की चोरी हुई होगी तो इसका पता लगाना, चोरों को पकड़ना और हीरे जवाहरात को फिर से रामलला के खजाने में लाना मुश्किल काम है, लेकिन एसआईटी इसकी बड़ी गहराई से जांच कर रही है, बड़ी माइन्यूटली इसको देख रही है। आज ये भी पता चला कि जो भक्त काउंटर पर गहने दान करते हैं, जिनका पूरा रिकॉर्ड है, उसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि गड़बड़ी वहां भी हो सकती है। मुझे पता लगा कि चढ़ावे में सोना चांदी चाहे दान पात्र में आए या फिर काउंटर पर जमा किया जाए, चढ़ावे में आए सोने चांदी के गहनों की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी केडी तिवारी की है। केडी तिवारी मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हैं। हालांकि उन्होंने अपना सफाई में कहा है कि उनका काम गहनों को तोलकर उन्हें सुरक्षित रूप से ट्रस्ट को सौंप देने का है। क्योंकि केडी तिवारी की संपत्ति पर सवाल उठे तो उन्होंने यह भी बता दिया कि उनके 3 बेटे सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए जो भी प्रॉपर्टी उनके पास है वो उनके परिवार की कमाई है, सबके दस्तावेज हैं, वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि जो लोग राम मंदिर के काम से जुड़े, जो चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में लगे, उन सब की संपत्ति अचानक कैसे बढ़ गई? जो ऑटो चलाता था वो करोड़पति कैसे बन गया? जो केमिस्ट की शॉप पर बैठता था उसकी 4-4, 5-5 बिल्डिंग्स कैसे खड़ी हो गई? इन लोगों के रिश्तेदारों को काउंटिंग का काम कैसे मिल गया? इस मामले में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मैंने आपको बताया था कि टिन्नू एक जमाने में चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। पिछले कई साल से उसे मंदिर की व्यवस्था में लगा दिया गया और इसके बाद टिन्नू यादव का भाई बलराम यादव, उसका भतीजा मनीष यादव, ये सब चढ़ावे की काउंटिंग में लग गए। टिन्नू के कई रिश्तेदारों को
मंदिर में ड्यूटी मिल गई। अब ये सब कैसे हो गया? ये सवाल देवेंद्र पाराशर ने नृपेंद्र मिश्रा से पूछा। नृपेंद्र जी ने कहा कि जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। वो ट्रस्ट के काम में दखल नहीं देते, इसलिए उनके पास सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितने नाम आ रहे हैं सबकी जांच हो रही है। टिन्नू यादव की संपत्ति की भी पूरी तरह से जांच होगी। एक सवाल जो चर्चाएं बहुत ज़्यादा चल रही है सर, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट भी हुई उस पर कि कैसे चंपत राय जी का एक ड्राइवर यादव जी, उनकी संपत्ति में कितना इजाफा हुआ, वो काउंटिंग कराते थे, वो वाउचर पे साइन करते थे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जाहिर तौर पे श्रद्धालुओं की आस्था को ज़बरदस्त ठेस पहुंच रही है कि इतने बड़े नाम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति और अगर वो ये सब करा रहा हो तो फिर यहाँ पर एकदम से समझ में आता है कि क्या कुछ चल रहा होगा। ये सब बातें ज़्यादा चिंतित करने वाली हैं जैसे जैसे रिपोर्ट आ रही हैं। ये जांच का विषय है और शायद मुझे बताया गया है और बहुत ही अच्छी दिशा में चल रहा है कार्य। पिछले 3 दिनों से 10-10 घंटे एसआईटी के तीनों अफसरान जांच कर रहे हैं और यह भी बताया गया कि जब वो बात करते हैं तो ग्रुप के अलावा इंडिविजुअल जो लोग हैं उनसे भी बयान ले रहे हैं। शायद जिसका आप संकेत कर रहे हैं, यद्यपि वो वर्तमान में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर शुरुआत की थी उन्होंने 92 या 95, 97 में, अब वो थोड़ा व्यवस्था से जुड़ गए हैं। इसलिए जो सवाल उठाए गए हैं उनका नाम आया है अखबारों में, तो निश्चित रूप से एसआईटी अखबारों में जो भी बातें लिखी हैं उसकी जांच करेंगे। एक और बात नोट करने वाली है, इस मामले में जितने भी नाम आ रहे हैं वो सब किसी न किसी तरह चंपत राय से जुड़े हैं। ट्रस्ट ने जो नियुक्तियां करवाई उसमें भाई भतीजावाद खूब हुआ। टिन्नू यादव के भाई भतीजों को नौकरी मिल गई, उनके नाम मैंने आपको बताए। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये भी रिश्तेदार हैं। गोपाल राव के भतीजे सोमेश को भी ट्रस्ट में नौकरी दी गई। क्योंकि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, मुखिया हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स उनकी सहमति से होती हैं। मंदिर की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी चंपत राय पर है, इसलिए सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय पर उठ रही हैं। लेकिन आज नृपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि चंपत राय की नीयत पर, उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन निगरानी की जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी, इसलिए निष्ठा में भले ही कमी ना हो लेकिन निगरानी में चूक तो हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे न्यास यानी ट्रस्ट के लोग चिंतित नहीं हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो प्रबंधन के एक तरीके से मालिक हैं पूरी तरीके से, वो आर्टिकल में भी और बाईलॉज में ये स्पष्ट है कि वह प्रबंध समिति की अध्यक्षता करते हैं और जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का एक कर्ता धर्ता होता है, उसके जरिए दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार से जनरल सेक्रेटरी साहब जो हमारे हैं ट्रस्ट के, चंपत राय, श्री चंपत राय जी, मैं कभी भी उनके निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। वो आज के नहीं है, कम से कम 35 वर्ष उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया हुआ है। फिर भी आप कह रहे हैं और आप सही हैं कि इसके बावजूद भी श्रद्धालु चिंतित है। श्रद्धालु के विश्वास को यदि उसमें कमी हुई है तो हमें जीतना है। जो मुख्य बात हुई है, हम लोग चर्चा में
आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य बात जो हुई है, प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं मैनेजमेंट के। एक तो होता है कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति विश्वास, एक पॉजिटिव रुख रखना। तो एक तरफ तो निष्ठा है, और उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसकी निगरानी रखना। तो ये जो निष्ठा और निगरानी एक कॉइन के दो पहलू हैं, इसमें कमी हुई है। इसमें निश्चित रूप से व्यवस्था में कमी हुई है, जिस कारण से यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ये बात सही है कि चंपत राय राम मंदिर आंदोलन से शुरू से ही जुड़े थे। ये भी सही है कि 35 साल से अयोध्या में हैं। 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने चंपत राय को क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनाकर अयोध्या भेजा था। वो बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर मंदिर निर्माण तक हर घटना के साक्षी रहे हैं। इसलिए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी निष्ठा संदेह के परे है, लेकिन वो ट्रस्ट के महासचिव हैं और इस जिम्मेदारी को निभाने में वो फेल हो गए। सवाल यह कि पिछले हफ्ते जब यह मामला चर्चा में आया तो चंपत राय ने क्यों कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात गलत है? उन्होंने क्यों कहा कि कोई उल्लेखनीय गड़बड़ी नहीं हुई है? हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। अब सवाल यह भी है, क्या चंपत राय के भरोसे सारा सिस्टम छोड़ दिया गया था? क्या सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया था? देवेंद्र पाराशर ने यह सवाल भी नृपेंद्र मिश्रा से पूछा तो उन्होंने बताया कि सारे इंतजाम थे, लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाने से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होता। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि जो ट्रस्ट की गाइडलाइंस बनी है उनमें चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के सारे नियम तय हैं। काउंटिंग करने वाले बिना जेब के कपड़े पहनेंगे, पूरा ड्रेस कोड तय था। गिनती शुरू होने से पहले और काउंटिंग खत्म होने के बाद कर्मचारियों की तलाशी होगी, यह भी नियम कायदे में लिखा है, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। कर्मचारी पॉकेट वाले कपड़े पहनकर काउंटिंग में शामिल होते रहे, उन्हीं में जेबों में भरकर नोट ले गए। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि सारा दोष ट्रस्ट पर डालना ठीक नहीं है। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रोल की जांच भी होगी, क्योंकि चढ़ावे की निगरानी की जिम्मेदारी बैंक की भी थी। प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, और ये एक चीज का ध्यान रखें आप, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस पूरी प्रक्रिया में एसबीआई के रोल को भी देखना होगा। ये एसबीआई जो है इससे फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि एमओयू में साइन यही है कि एसबीआई काउंटिंग कराएगा, उनके नियंत्रण में काउंटिंग होगी। तो ऐसे कागज हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट है कि ट्रस्ट की क्या जिम्मेदारी है, एसबीआई की क्या जिम्मेदारी है। तो ट्रस्ट का कि ये पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। यहां तक लिखा है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें पॉकेट ना हो, और चर्चा में है कि लोग पॉकेट में गड्डियां और बक्सों की गड्डियां लेकर के बाहर गए। बड़ा साफ साफ लिखा है कि प्रवेश के समय और बाहर जाते समय पूरी फ्रिस्किंग हो। अब एसआईटी देखेगा कि वह हुई कि नहीं हुई। अगर हुई तो किसने किया? क्या पुलिसकर्मी ने किया या उन्हीं लोगों ने आपस में किया? तो दिशा निर्देश बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में कमजोरी आ गई। मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। चढ़ावे के प्रोसेस में कुल 50 लोग शामिल होते हैं। इनमें 24 कर्मचारी बाहरी होते हैं जिन्हें ट्रस्ट अपॉइंट करता है। ये दान पेटी खोलते हैं, चढ़ावे की काउंटिंग करते हैं। 12 राम मंदिर ट्रस्ट के स्थायी कर्मचारी होते हैं। ये लोग काउंटिंग के प्रोसेस पर नजर रखने के लिए होते हैं।
इसके अलावा एसबीआई और टीसीएस के भी 12 कर्मचारी मौजूद रहते हैं जिनका काम ऑडिट का होता है। इसलिए चढ़ावे में चोरी की जांच का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं लोगों पर है, इनसे पूछताछ हो रही है। इसके अलावा एसआईटी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि चढ़ावे में चोरी की जानकारी ट्रस्ट के मेंबर्स को थी या नहीं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस तरह का पाप 2021 से हो रहा है, 5 साल हो गए। इसकी शिकायत चंपत राय से की गई, इसकी शिकायत गोपाल राव से की गई। अब सारी बातों की सच्चाई सामने आएगी, चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? इस पर नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि पूरे सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भावनात्मक हो, श्रद्धावान हो, निष्ठावान हो, वो अच्छा प्रशासक भी हो। इसलिए मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए एक प्रशासनिक अफसर की नियुक्ति की जरूरी है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर में, वैष्णो देवी में एक सीईओ है, उसी तरह राम मंदिर में भी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नियुक्ति होनी चाहिए। सुधार में तो बहुत कदम लेने होंगे, केवल काउंटिंग में ही नहीं, केवल प्रेशियस मेटल में ही नहीं, हर स्तर पे राजस्व क्या है, व्यय क्या है, क्यों व्यय है, ये इसकी देखने की जरूरत है। तो भविष्य के लिए तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूं कि या तो यही एसआईटी या कोई और या महालेखाकार, कोई इस प्रकार की एजेंसी निश्चित रूप से इसको देखेगी। कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सीईओ प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की व्यवस्था की जाए? इस बारे में मेरा निश्चित मत है, मैंने उजागर कर दिया है। यह मेरा निश्चित मत है कि एक बहुत ही ज्येष्ठ, अत्यंत अनुभवी और ऐसा अधिकारी जो अयोध्या के प्रति निष्ठा तो रखता है, उसकी इमोशनल बाउंडेज भी हो, ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाना चाहिए। अच्छे ढंग से वो ट्रस्ट के साथ कार्य कर सकता है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो लोग हैं उनके साथ किसी प्रकार का क्लैश होगा। और यह व्यवस्था तो जैसे कहा जाता है ना कि यह आज नहीं कल, जो बीता हुआ कल है कर देना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि इसकी तो तत्काल निर्णय उच्चतम स्तर पे होनी चाहिए। अब ये बात तो साफ है कि राम मंदिर की व्यवस्थाओं को पूरी तरह ट्रस्ट के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस मामले को शुरू में ट्रस्ट ने दबाने की कोशिश की, इसलिए शक और बढ़ गया। जब मामला चर्चा में आया तो प्रधानमंत्री की तरफ से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। नृपेंद्र मिश्रा भले इस बात को न बताएं, उनकी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से तुरंत अयोध्या जाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फिलहाल विदेश में हैं, इसलिए उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और दूसरे अफसरों ने प्रधानमंत्री के साथ शेयर की हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी लौटेंगे, उन्हें इस मामले की पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। मुझे सीधा तो कोई संकेत नहीं मिला है प्रधानमंत्री जी के, इसलिए वो इतने बड़े पद पर हैं। कुछ यह भी है कि वह जिस समय ये घटनाएं हुई हैं वो विदेश में थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उन्होंने जानकारी अलग अलग स्तर से, चाहे राज्य सरकार हो, ट्रस्ट हो, मेरे स्तर से भी जानकारी की है। स्पष्ट है कि वह लोग कदाचित प्रधानमंत्री जी के लौटने पर आपस में चर्चा करेंगे। आज की बात में कई दिन से लगातार मैंने इस इशू को उठाया है, आपको राम मंदिर में हुए पाप के बारे में जानकारी दी है, हर फैक्ट भक्तों तक पहुंचाया है। आज नृपेंद्र मिश्रा ने इन सारे फैक्ट्स को कंफर्म किया। मैं आपको
और आपके माध्यम से रजत शर्मा जी को बधाई देना चाहूँगा कि संभवतः एक दो दिन पहले उन्होंने इस विषय पर अपने कार्यक्रम में टिप्पणी दी थी और स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया था। बहुत ही संतुलित उनका प्रयास था। निश्चित रूप से उन्हें बहुत सी सूचनाएं नहीं उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी वह सत्य के बहुत निकट थे। हम बचपन से सुनते आए हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अयोध्या के राम मंदिर में इसका मतलब है दान पात्र की लूट है, लूट सके तो लूट। प्रभु श्री राम के मंदिर में दान की चोरी का काम कई साल से चल रहा था और इसमें सब मिले हुए थे, बैंक वाले, काउंटिंग करने वाले और निगरानी करने वाले। नियम कायदे बहुत थे, जैसे गिनती करने वाले बिना जेब के कपड़े पहनेंगे, सीसीटीवी से उन्हें वॉच किया जाएगा, पर इन सब की किसने कोई परवाह नहीं की। मंदिर में जो आभूषण दान में आए उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तिरुपति बालाजी में जो आभूषण दान में आते हैं उनकी पहचान और वैल्यूएशन का काम मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, पर राम मंदिर में मिंटिंग कॉरपोरेशन के साथ एग्रीमेंट साइन होते होते क्यों रह गया? जब मंदिर में लूट मची हुई थी तो क्या मंदिर के मुखिया कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? मेरी जानकारी है कि एसआईटी के हाथ उन लोगों की गर्दन तक पहुंच गए हैं जिन्होंने नोटों की गड्डियां और आभूषण चुराए। एसआईटी की रिपोर्ट को एफआईआर में कन्वर्ट किया जाएगा, इन सब पापियों को सजा मिलेगी। लेकिन जिनके पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इतनी भयंकर लूट हुई, क्या ये लोग भी इस पाप के भागीदार नहीं हैं? इन लोगों के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? क्या इन्हें इसलिए माफ कर दिया जाए कि ये 30-35 साल से राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हैं, खुद ईमानदार हैं, उनके पास ना घोड़ा है ना गाड़ी? मुझे लगता है कि जिसकी जिम्मेदारी निगरानी करने की थी, जिसने प्रभु राम की मर्यादा को तोड़ा, भक्तों की श्रद्धा का अपमान किया, ऐसे गुनाहों के देवता की छुट्टी तुरंत होनी चाहिए।